basically why we discuss input output, because there is no any आप बोल सकते हैं कि this is not a compulsion to use a particular input output system, subsystem you can say, in any computer system as an organization. तो किसी भी कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में इनपुट आउटपुट का रोल क्या है, पेरिफेरल का रोल क्या है? तो पेरिफेरल का रोल इतना ही है कि आपका यूजर कन्वीनियंस के रूप में इसको यूज किया जाता है. इन एब्सेंस ऑफ पेरिफेरल आल्सो योर सिस्टम वर्क्स, बट इट इज नॉट यूजर फ्रेंडली और इट इज नॉट कम्युनिकेबल, इजी टू कम्युनिकेट. क्योंकि यूजर को अगर कम्युनिकेट करना है तो इंटरफेस चाहिए. इंटरफेस को व्यू करने के लिए आपको एक कंपोनेंट चाहिए जो आउटपुट के फॉर्म में है, स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस, मॉनिटर. और कुछ भी इंटरेक्ट करने के लिए यूजर इनपुट अगर देना चाहता है तो स्टैंडर्ड कीबोर्ड को यूज करता है. तो कीबोर्ड एज एन इनपुट, स्टैंडर्ड इनपुट, मॉनिटर एज ए स्टैंडर्ड आउटपुट, ठीक है ना. दीज आर द डिवाइसेस which is used by the user for their own convenience. If this peripherals is not used, then also your system works. आपका सिस्टम तब भी काम करेगा जब किसी तरह का मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस या प्रिंटर ये नहीं हो, तब भी आपका सिस्टम ऑन होगा, बूट होगा. लेकिन आप कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, जो है प्रोसेस कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा. तो आपका कोई भी यूजर प्रोसेस, ऑडियो थोड़ा अजीब आ रहा है, या कोई भी इंटरेक्टिव प्रोसेस, बैकग्राउंड प्रोसेस, इनबाउंड प्रोसेस, सीपीयू बाउंड प्रोसेस, अलग अलग तरह का प्रोसेस इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा. तो दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव टू इंट्रोड्यूस इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन एज ए कंपोनेंट और यू कैन से सब सिस्टम इन आवर सिस्टम. तो वॉन न्यूमैन, जो हम लोग फर्स्ट यूनिट में डिस्कस बात भी कर रहे थे इस पर, वॉन न्यूमैन ने एक आर्किटेक्चर ड्रॉ बताया कि आपका जो कंप्यूटर है उसमें बेसिकली 4 ही कंपोनेंट यूज होता है. वो 4 कंपोनेंट क्या है? मेमोरी, सीपीयू, इनपुट और आउटपुट. तो इनपुट और आउटपुट जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म में, ये आपका इनपुट आउटपुट भी एज पर वॉन न्यूमैन इज वन ऑफ द सब सिस्टम ऑफ द सिस्टम कंप्यूटर. कंप्यूटर इज अ सिस्टम एंड दीज आर द सब सिस्टम, यानी कि सब सिस्टम पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंप्यूटर. तो पेरिफेरल्स क्यों इंट्रोड्यूस किया जाता है? यूजर कन्वीनियंस के लिए. यूजर अपने सुविधा के लिए पेरिफेरल्स यूज करता है ताकि वो प्रॉपर इंटरेक्ट कर सके सिस्टम से. और पेरिफेरल्स के अंदर में आपका इनपुट, आउटपुट और जितना भी स्टोरेज डिवाइसेस सब आ जाता है. यानी कि ऑल द इनपुट, आउटपुट एंड स्टोरेज डिवाइसेस कम्स अंडर पेरिफेरल. नाउ अब इनपुट आउटपुट बेसिकली क्या है? एज यू नो दैट द सीपीयू इज द सेंट्रल कंप्यूटर, सेंट्रल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर. सो to interact or to recognize the outside environment by that CPU, there is a need of particular input output operations. अब जैसा आपको पता है कि जैसे प्राइमरी मेमोरी is not directly connected with the CPU, in between primary memory and CPU there is a cache memory. What is the role of cache memory? We just discuss it in memory organization. लेकिन आप पहले से भी जानते होंगे कैश मेमोरी का क्या रोल है. सर हार्ड डिस्क और सर रैम, मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी के बीच का जो स्पीड है सर उसको बढ़ाता है. हाँ, मतलब सेकेंडरी से लेकर मतलब प्राइमरी तक देगा. मेमोरी हायरार्की के बेसिस पर मेमोरी हायरार्की भी हम लोग डिस्कस करेंगे, जो आप ऑलरेडी आप एक्नॉलेज किए होंगे जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन पढ़े होंगे. तो द स्पीड ऑफ प्राइमरी मेमोरी इज नॉट एज द स्पीड ऑफ प्रोसेसर. तो उसको रिकॉग्निशन फास्ट करने के लिए देयर इज ए गैप created by the help of that cache memory. So primary memory submit the fetch instruction to the cache memory, and from cache memory your CPU collect the information. So that there is a concept of memory mapping also. तो memory mapping का concept हम लोग आगे देखेंगे. memory mapping का concept क्या है कि अगर कोई भी instruction डिमांड CPU डिमांड करने के समय में अगर cache memory में होगा तब तो वो available कर देगा cache, heat is generated. If the instruction is unavailable to the cache memory, then miss is generated. So we have to maintain the heat ratio and the miss ratio. ये heat ratio जितना ज्यादा होगा इसका मतलब है कि CPU maximum time बिजी होगा. CPU maximum time बिजी होगा इसका मतलब थ्रूपुट बढ़ेगा, CPU यूटिलाइजेशन ज्यादा होगा. अगर मिस होगा इसका मतलब है CPU वेट कर रहा है कुछ इंस्ट्रक्शंस का, जो इंस्ट्रक्शंस उसको अवेलेबल नहीं हो पा रहा है. तो अवेलेबल नहीं हो पा रहा है तो अवेलेबल कराने के लिए हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, यानी कि प्राइमरी मेमोरी से कैश मेमोरी में
ट्रांसफॉर्मेशन होगा, मेमोरी एक्सचेंज होगा, डेटा एक्सचेंज होगा, इंस्ट्रक्शन एक्सचेंज होगा, और ये किसके कंट्रोल में होगा? तो कैश मेमोरी के लिए कैश कंट्रोलर और मेन मेमोरी के लिए मेमोरी कंट्रोलर। तो इन बिटवीन दिस टू कंट्रोलर द पर्टिकुलर कम्युनिकेशन इज एस्टेब्लिश्ड। Now peripherals, we already know that the peripherals consist of the input, output and storage devices. तो input का काम क्या है? तो already input is used to take input from the user. Output device is used to produce the output or view the output in the form of information. अब you can view the output in both manner, in a soft manner and hard manner also. तो आप soft manner में monitor यूज करते हैं, hard copying के लिए printer यूज करते हैं। स्टोरेज डिवाइसेस आपका बेसिकली जैसे हार्ड डिस्क है या पेन ड्राइव है, चाहे जो भी स्टोरेज डिवाइसेस, सीडी, डीवीडी, these devices are used to retain the or reside the data or instruction permanently for future accession। क्योंकि अगर हार्ड डिस्क में कोई प्रोग्राम इंस्टॉल्ड होगा तभी आप उसको रीलोकेट कर सकते हैं। नाउ ओवरऑल जो इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन है उसमें ये कंपोनेंट हम लोग को डिस्कस करना है कि आपका जो सीपीयू है वो सिस्टम बसेस से जुड़ा रहता है, यानी कि दीज आर द सिस्टम बसेस। सिस्टम बसेस में भी डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। तो दीज बसेस आर आल्सो included in the architecture, von Neumann architecture, to flow to maintain the control flow, data flow and address movement. Now here a new concept introduced in case of input output organization, that is I1, I2, I3. Now I1, I2, I3 is what? It is the interface. So you just say port through which the devices are connected to the system, because the input output device is not directly connected with the CPU. As like your primary memory is not directly connected with the CPU, in between primary memory and CPU there is a cache memory. So cache memory is the bridge between that two. Here also we have a bridge in the form of interface, and we have to discuss about the architecture of that interface. So I1, I2, I3 is what? It is the interface which is used by both CPU as well as devices. आपका डिवाइस भी कोई भी इंफॉर्मेशन इस इंटरफेस के थ्रू सीपीयू तक पहुंचाता है और सीपीयू का कोई भी इंफॉर्मेशन डिवाइस तक इसी इंटरफेस के थ्रू पहुंचता है। नाउ अब यहाँ क्वेश्चन क्या है कि आप जो डिवाइस यूज कर रहे हैं, इनपुट डिवाइस, उससे आप 0-1 के फॉर्म में डेटा दे नहीं रहे। ये जो इंटरफेस है ऑलवेज कीप द डेटा इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1, आइदर द डेटा और इंस्ट्रक्शन कम फ्रॉम सीपीयू और फ्रॉम एनी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। So interface always keep the data in the form, instruction in the form of 0 and 1, and that 0-1 form data is utilized by CPU, generate the information, CPU generate the information, that is also in the form of 0 and 1. तो वो information CPU फिर डिवाइस को अगर आउटपुट डिवाइस अगर मॉनिटर पर दिखाना चाहेगा तो दिखाने के लिए भी उसी इंटरफेस का यूज करेगा। इंटरफेस से आपका डिवाइस कलेक्ट करेगा, और जैसा हम लोग फंक्शनिंग ऑफ इनपुट और आउटपुट डिवाइस जानते हैं, 3 steps functioning input device का होता है। It accepts the user input, encode it in machine level format, and then send it to the interface. Same manner output device भी collects the data in machine level format, because interface always provides the data to the output device in the form of 0 and 1. And being an user, you cannot want to view that data in the form of 0 and 1. So your output device just decode that data in the form of 0-1 on the basis of the architecture used by the computer. यानी ASCII, EBCD ऐसे जो हम लोग कोडिंग पैटर्न पढ़े, उस कोडिंग पैटर्न में जिस पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है उसके अकॉर्डिंगली कैरेक्टर सेट कन्वर्जन चेंज होगा वहां पर, और फिर उस डिवाइस मॉनिटर पर आप देख पाएंगे जो भी आप इनपुट किए हैं कैरेक्टर। नाउ व्हाट इज इंटरफेस। अभी हम लोग जो डायग्राम देखे उसको अभी यहाँ पर बनाएंगे। बेसिकली सीपीयू जो आपका है और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ये दोनों के बीच में ये इंटरफेस काम करता है, जिसको आप पोर्ट कहते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ पोर्ट, सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट, ठीक है ना, यूएसबी पोर्ट, यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट। तो दीज आर द इंटरफेस थ्रू विच योर डिवाइस इज कनेक्टेड टू द सीपीयू, और सीपीयू इज कनेक्टेड टू द डिवाइस। So interface is a shared, you can say shared boundary between CPU and input output devices.
and we can also say that interface is the bridge between CPU and input output devices. That means any information sharing between CPU and input output devices should take assistance of interface for finalization of the operation. किसी भी तरह का ऑपरेशन फाइनलाइज तभी होगा जब इन दोनों के बीच में उस इंटरफेस को यूज किया जाएगा, क्योंकि आपका जो डिवाइस है इनपुट आउटपुट वो डायरेक्टली सीपीयू से कनेक्टेड नहीं होता है। तो दो तरह का इंटरफेस यूज होता है, एक जो सीपीयू से कनेक्ट होता है और दूसरा जो इनपुट आउटपुट डिवाइस से। इसी चीज को यहाँ पर हम लोग यहाँ देखें, एक देखिए ये इंटरफेस जो है ये डिवाइस से भी D1 D2 D3 आपका वेरियस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है। ये D1 में भी कोई कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर कुछ भी हो सकता है, माउस। तो D1 D2 के जगह आप उस डिवाइस को यहाँ लिख सकते हैं। तो ये जो इंटरफेस I1 I2 I3 है ये डिवाइस से भी जुड़ा हुआ है, दैट इज द इनपुट आउटपुट इंटरफेस। और यहाँ पर आप बसेस में देख रहे हैं, 3 बसेस में जो आप लाइन देख रहे हैं ये तीनों लाइन यानी 3 बसेस से भी ये इंटरफेस जुड़ा हुआ है। जिस तरह का डेटा सीपीयू भेज रहा है, अगर डेटा भेज रहा है तो डेटा बस के थ्रू इंटरफेस को मिलेगा। एड्रेस अगर भेज रहा है, किसी तरह का कंट्रोल सिग्नल जनरेट कर रहा है तो कंट्रोल सिग्नल के बस के थ्रू, कंट्रोल बस के थ्रू इस इंटरफेस को मिलेगा। और इसी इंटरफेस का आर्किटेक्चर हम लोग को देखना है कि ये इंटरफेस कैसे आपका किस तरह का डेटा, कंट्रोल या स्टेटस डिवाइस का सीपीयू तक पहुंचाता है। यानी आप देखते होंगे जब प्रिंटर कभी बिजी है या किसी तरह का प्रिंटर में कोई प्रॉब्लम है तो प्रिंटर इज नॉट अवेलेबल या प्रिंटर इज नॉट वर्किंग, प्रिंटर इज डिसकनेक्टेड, जिसको आप कमांड देते हैं तो डिवाइस एड्रेस को आप प्रोवाइड कर दिए, सीपीयू डिवाइस एड्रेस प्रोवाइड किया, लेकिन वो डिवाइस ही कनेक्ट नहीं है। तो वो स्टेटस कौन बताएगा? सीपीयू को स्टेटस कहाँ से मिलेगा? तो सीपीयू गेट द स्टेटस फ्रॉम दैट इंटरफेस थ्रू विच द डिवाइस इज कनेक्टेड। So if the device is connected but device is not capable to perform any operation, then also the status of that device is not okay, and that status is sent to the CPU through that interface, जिससे आपका वो डिवाइस कनेक्टेड है। आपका पेपर जाम हुआ या किसी भी तरह का ये जो आपका रिलेटेड इंटर पेपर, ये डिवाइस का स्टेटस आपको सीपीयू को मिलता है, वो मैसेज फ्लैश करता है, उसके अकॉर्डिंगली आप जो है इंटरेक्ट करते हैं कि हमको इसमें पेपर डालना है या री इनिशियलाइज करना है, री स्टार्ट करना है, जब तक ये रेडी और प्रिंटिंग मोड में नहीं जाता है। now we just place the D1 D2 by the particular device name. तो CPU as a processor, ठीक है ना, uses various channel to establish communication, and that channel is what? A system buses. So there is a data bus, address bus and control bus through which your interface is connected to the CPU. आपका जो प्रोसेसर से ये इंटरफेस कनेक्टेड होता है और जितना भी इनपुट आउटपुट डिवाइस लाइक कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर है, ये इस इंटरफेस से जुड़ा रहता है। तो कीबोर्ड कोई भी बात डायरेक्ट प्रोसेसर तक नहीं भेजता है, वो पहले इंटरफेस को देता है, फिर इंटरफेस से वेरियस चैनल के थ्रू प्रोसेसर तक वो पहुंचता है। तो ये जो सेगमेंट है ये आपका हुआ सीपीयू इंटरफेस, और ये जो सेगमेंट है ये आपका इनपुट आउटपुट इंटरफेस, ये आपका होगा सीपीयू इंटरफेस। यानी सीपीयू और इंटरफेस के बीच में जो कम्युनिकेशन लाइन है और इंटरफेस और इनपुट आउटपुट डिवाइस के बीच में जो कम्युनिकेशन लाइन है, दैट इज द इनपुट आउटपुट इंटरफेस। नाउ जो सिस्टम बसेस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, आपका जो सीपीयू है वो इनपुट आउटपुट बसेस यूज करता है। इनपुट आउटपुट बसेस यहाँ इसलिए कि इंटरफेस को आप थोड़ा देर के लिए आप बसेस के साथ कोलैबोरेट कर दीजिए, यानी कि बसेस के थ्रू ही इंटरफेस सीपीयू तक बात पहुंचाता है। तो ये अगर इसको कॉमन मान लें तो इसको हम लोग अगर इनपुट आउटपुट बस माने, दिस इनपुट आउटपुट बस कंटेन्स डेटा, एड्रेस एज वेल एज control bus, all the 3 buses, and your interface is just use these buses to send any information to the CPU. तो इनपुट आउटपुट का जो भी इंफॉर्मेशन है वो इस इनपुट आउटपुट बस के थ्रू ही आपका सीपीयू तक पहुंचता है और फिर डिवाइस तक भी पहुंचता है। तो थोड़ा देर के लिए अगर हम लोग इनपुट आउटपुट बस को डिस्कस करें तो आपका जो सीपीयू है वो सिस्टम बसेस का यूज किस पर्पस के लिए कर रहा है? तो कोई भी डेटा को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में भेजने के लिए, कीबोर्ड से मॉनिटर, मॉनिटर से प्रोसेसिंग सेक्शन, तो ये अलग अलग सेक्शन में भेजने के लिए बसेस यूज होगा।
Now, what are the various input output command under this buses? So first of all, there is a तो कंट्रोल कमांड यानी कि आपका हम लोग जो पढ़े थे क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम, जस्ट रिमाइंड दैट इन ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इन क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम देयर इज एंट्री सेक्शन एंड एग्जिट सेक्शन, इन बिटवीन दैट एनी प्रोसेस मूव एंड दैट इज इन क्रिटिकल सेक्शन। तो कोई भी प्रोसेस जब आपका क्रिटिकल सेक्शन में होगा तो वहां पर दो तरह का सेमाफोर हम लोग यूज करते थे, बाइनरी सेमाफोर और काउंटिंग सेमाफोर। बाइनरी सेमाफोर में आपका दो तरह का प्रोसीजर था, एक वेट और सिग्नल। वेट का क्या काम था? एनीवन? क्या सर? सर एक बार रिपीट करिए। इनपुट आउटपुट बसेस है, यस सर, उसमें कंट्रोल वेट का काम था कि जब कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में गया तो दूसरा प्रोसेस, सर जैसे प्रिंटर अवेलेबल नहीं है तो मान लीजिए वो क्रिटिकल सेक्शन में चला जाए। सिंगल इंस्टेंस है, प्रिंटर अनअवेलेबल है। तो अनअवेलेबल क्यों है? क्योंकि कोई प्रोसेस उसको यूटिलाइज कर रहा है। तो प्रोसेस यूटिलाइज कर रहा है, ये अलग प्रोसेस को कैसे पता चलेगा? वो सेमाफोर के थ्रू पता चलेगा, क्योंकि वो अभी प्रोसेस, जैसे आप लूप ले रहे हैं, तो लूप ले रहे हैं तो काउंटिंग आपका सेमाफोर वहां है, क्योंकि वहां नंबर ऑफ टाइम्स आपका सेम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है। तो जब तक आपका लूप चलेगा उसके आगे का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हो सकता है। तो आप बाउंडेड कर दिए, वहां पर बाउंडेड वेटिंग हो गया वहां पर, यानी कि अब आपका नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो उस लूप के बाद है वो पूरा पूरी उस लूप पर डिपेंड करता है कि जितना समय उस लूप को एग्जीक्यूट करने में लगेगा उतने समय तक वो रुका रहेगा। देखने में एक ही लाइन इंस्ट्रक्शन है, लेकिन वो एक लाइन का इंस्ट्रक्शन 50 बार एग्जीक्यूट हो रहा है, क्योंकि लूप में आपने काउंटिंग 50 दे दिया है। तो 50 एलिमेंट्स आप एरे का ले रहे हैं उस लूप से, तो आप लिखे एक लाइन का कोड दिख रहा है एक, लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है उसको 50 टाइम्स वेट करना पड़ रहा है। 50 डिफरेंट एलिमेंट ऑफ एरे इनपुट लेने के बाद वो एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पर भी आपका जो कंट्रोल कमांड है, यहाँ पर कंट्रोल कमांड, स्टेटस कमांड, डेटा इनपुट, डेटा आउटपुट, दीज आर सर्टेन कमांड, इनपुट आउटपुट कमांड्स विच इज यूटिलाइज थ्रू दैट इनपुट आउटपुट बसेस। अब कंट्रोल कमांड क्या है? तो ये डिपेंड करता है आपके टाइप ऑफ डिवाइस। टाइप ऑफ डिवाइस यानी कि आप जिस तरह का डिवाइस यूज करेंगे उसके हिसाब से उसका एक्सेशन होगा। जैसे अगर आप सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस यूज कर रहे हैं तो उसका कंट्रोल उसी के हिसाब से जनरेट होगा। अगर आप रैंडम एक्सेस यूज कर रहे हैं, डायरेक्ट एक्सेसिंग कर रहे हैं, जैसे आप पेन ड्राइव यूज कर रहे हैं, मैग्नेटिक टेप यूज कर रहे हैं, हार्ड डिस्क यूज कर रहे हैं, सब में एक्सेशन डिफरेंट है। आप मैग्नेटिक टेप अगर यूज कर रहे हैं तो उसमें सीक्वेंशियल एक्सेसिंग होगा, तो उसके लिए कंट्रोल कमांड उसके बेसिस पर जनरेट होगा। अगर आप पेन ड्राइव यूज कर रहे हैं तो रैंडम एक्सेस होगा, डायरेक्ट एक्सेस किसी लोकेशन पर कर सकते हैं, वहां पर किसी तरह का एक्सेस लिमिटेशंस नहीं है, एक्सेस कंपल्सन नहीं है कि यू हैव टू एक्सेस द पर्टिकुलर डेटा और इंस्ट्रक्शन इन ए सीक्वेंशियल मैनर। तो कंट्रोल कमांड क्या है? इट इज यूज्ड टू एक्टिवेट द पर्टिकुलर डिवाइस एंड इन्फॉर्म इट अबाउट द ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड। Now each peripherals has its own sequence of control command depending on its mode of operation. यहाँ मोड ऑफ ऑपरेशन क्या है? वो सीक्वेंशियल है ऑपरेशन का मोड या रैंडम है, तो उसके हिसाब से आपका वो पेरिफेरल जो है आपका कमांड सेट जनरेट करता है। नाउ स्टेटस कमांड, दैट मीन्स स्टेटस, आपका जो डिवाइस का स्टेटस है ये इंटरफेस आपका होल्ड करता है। तो स्टेटस कमांड, अब जब आर्किटेक्चर हम लोग देखेंगे इनपुट आउटपुट इंटरफेस का, तो उसमें स्टेटस रजिस्टर होता है। वो स्टेटस रजिस्टर क्या है? एक बिट का इंफॉर्मेशन होल्ड करता है। जैसे आप स्टेटस फ्लैग रजिस्टर होता है, वो एक बिट का इंफॉर्मेशन ऑन या ऑफ हो सकता है। अगर सिस्टम डिवाइस अगर ऑफ है या डिवाइस अगर ओके नहीं है तो उसका 0 वो प्लेस आउट होगा, अगर डिवाइस ओके है तो वो ऑन हो जाएगा। डिवाइस अगर जैसे ही डिवाइस एड्रेस जाएगा डिवाइस एक्टिवेट हो जाएगा। अब देखते हैं प्रिंटर को जैसे ही कमांड देते हैं प्रिंटर आवाज फुट काट शुरू हो जाता है, यानी कि उसको रिस्पॉन्स करना शुरू कर दिया।
तो रिस्पॉन्स उसका इनिशिएट जैसे ही होता है तो रिस्पॉन्स इनिशिएट होने का मतलब स्टेटस सिग्नल सीपीयू को दे रहा है और अब कंट्रोल जा रहा है उसको, तो कंट्रोल रजिस्टर भी है वहां। एट द सेम टाइम देयर इज अ बफर रजिस्टर आल्सो, बफर टू मेंटेन द डेटा, क्योंकि आप देखते हैं कि जब आपका प्रिंटर जाता है, कमांड जनरेट होता है, तो एक सर्टेन मेमोरी रेजिडेंट एरिया होता है जो पूल क्यू जनरेट करता है। यानी पहले वो मेमोरी एरिया में जाता है पूरा डॉक्यूमेंट, अगर एक पेज में 50 पेज है, एक फाइल में 50 पेज है, तो वो पहले मेमोरी एलोकेट होगा, फिर वहां से एक एक करके प्रिंट आउट शुरू होगा। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पूलिंग साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशन ऑनलाइन। दैट मीन्स जैसे ही प्रिंटर इनिशिएट हुआ, अब आपका वो क्रिटिकल सेक्शन में है, उस फाइल के लिए वो फाइल एज ए प्रोसेस वहां यूज हो रहा है। अब दूसरा फाइल तब तक वो नहीं ले सकता है जब तक कि वो फाइल का काम पूरा नहीं होगा। तो इसलिए वेरिएशन स्टेटस कमांड के बेसिस पर आपका जो है कमांड जनरेट होगा, स्टेटस उस डिवाइस का स्टेटस इंटरफेस के थ्रू सीपीयू को मिलेगा। डेटा इनपुट कमांड, डेटा इनपुट कमांड आपका जो है, क्योंकि डेटा बस का यूज इनपुट और आउटपुट दोनों पर्पस के लिए होता है, यानी प्रोसेसर को डेटा इन भी कराना होता है और डेटा आउट भी कराना होता है। तो डेटा इन कराने के लिए आपका जो है वो आपका जो है डेटा बस का यूज करेगा सीपीयू, और जो प्रोसेस डेटा है उसको एज एन इंफॉर्मेशन भी डेटा बस का यूज करके इंटरफेस के थ्रू आउटपुट सेक्शन तक भेजेगा। तो डेटा इनपुट कमांड ट्रांसफर करने के लिए इंफॉर्मेशन डेटा बस का यूज करेगा। ट्रांसफर कहां से कहां होगा, तो ट्रांसफर कीबोर्ड से सीपीयू को भी हो सकता है और सीपीयू से आपका आउटपुट डिवाइस को भी हो सकता है, क्योंकि आउट करेगा तो आउटपुट डिवाइस यूज करेगा उसको, इनपुट होगा तो कीबोर्ड से इनपुट लिया जाएगा, ठीक है ना। तो फॉर दैट रीजन दिस टू टाइप्स ऑफ 4 टाइप्स ऑफ कमांड सेट आर यूज्ड along with the input output bus. Now we just discussed the input output interface unit. इनपुट आउटपुट इंटरफेस यूनिट जो एक सेक्शन हम लोग बता रहे थे, वो एक सेक्शन में ये पूरा सेक्शन जो है आपका आईओ इंटरफेस का है। इसमें ये जो आपका ये एक्सेस आर्म जो आपका देख रहे हैं, इसके लेफ्ट साइड में ये टुवर्ड्स सीपीयू है, राइट साइड में ये इनपुट आउटपुट डिवाइस है। यानी कि जो पोर्ट आप देखते हैं उसमें राइट साइड से आप प्लग इन करते हैं और लेफ्ट साइड आपका इंटरनल टू कंप्यूटर होता है। तो ये जो इंटरफेस है, दैट इज द इंटरफेस रिलेटेड टू द पर्टिकुलर system through which the device is connected, as well as CPU is also connected to submit any types of information or collect any types of information. तो CPU साइड में there is a timing and control unit. तो CPU साइड में एक टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट है, जिसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है चिप सेलेक्ट, CS। चिप सेलेक्ट कहने का मतलब कि आप देखेंगे कि जब किसी प्रिंटर को कमांड देना है, ठीक है ना, तो अगर आपका 2-3 प्रिंटर जुड़ा हुआ है तो आप देखेंगे अगर 2-3 प्रिंटर आप USB पोर्ट से कनेक्ट किए हुए हैं तो उसी प्रिंटर को कमांड जाता है जो प्रिंटर को आपने कमांड दिया है। हाउ इट इज पॉसिबल? अगर 3 प्रिंटर आपने जोड़ा है, डिफॉल्ट प्रिंटर आप नहीं दिया, आप सेलेक्ट करके प्रिंटर को प्रिंट दे रहे हैं, तो प्रिंटर को सेलेक्ट करके दे रहे हैं तो आपका जो प्रिंटर जिस पोर्ट से जुड़ा है उसी प्रिंटर पर इनिशिएट होता है जॉब। ऐसा देखें ना कि आप लेजर प्रिंटर भी लगाए हैं और डॉट मैट्रिक्स भी लगाए, आपको लेजर प्रिंटर यूज करना है, तो लेजर प्रिंटर को आप जब कमांड दिए तो लेजर प्रिंटर ही इनिशिएट हुआ, जबकि डॉट मैट्रिक्स भी था वो नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आप सेलेक्ट करके दिए हैं, क्योंकि आप सेलेक्ट करके दिए कौन सा प्रिंटर दे रहे हैं, प्रिंटर 1 या प्रिंटर 2। इसलिए कि चिप सेलेक्ट उसके लिए ऑन है जिस डिवाइस को आपने कमांड दिया है। अब चिप सेलेक्ट कैसे ऑन हुआ? तो बाय द हेल्प ऑफ द डिवाइस एड्रेस। हाउ द सीपीयू गेट द डिवाइस एड्रेस? फ्रॉम द ऑपरेटिंग सिस्टम। हाउ द ऑपरेटिंग सिस्टम रिकॉग्नाइज द डिवाइस एड्रेस ऑफ दैट डिवाइस? थ्रू द डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ द पर्टिकुलर एप्लीकेशन और जो डिवाइस मतलब पेरिफेरल्स। तो चिप सेलेक्ट अगर ऑन होगा, अब यहाँ देखिए ट्रूथ टेबल एक बना हुआ है, इसमें चिप सेलेक्ट है, रजिस्टर सेलेक्ट, यानी कि जो रजिस्टर अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, और अगर ये रजिस्टर सेलेक्ट में जो पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन होगा तो वो उसमें किस तरह का रजिस्टर सेलेक्ट करेगा आपका सिस्टम। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले लेफ्ट साइड में चिप सेलेक्ट ऑन करने का मतलब है कि क्लॉक, ये जस्ट लाइक ए क्लॉक काम करता है। यानी कि अगर क्लॉक ऑन होगा
तभी किसी तरह का कोई भी सेटिंग आपका रजिस्टर सेलेक्ट काम करेगा। यानी RS1 और RS0 का कोई भी कॉम्बिनेशन, 2 इनपुट है तो 4 कॉम्बिनेशन बनेगा, 0 0 0 1 1 0 1 1। तो ये चारों में से कोई कॉम्बिनेशन आपका तभी काम करेगा जब चिप सेलेक्ट ऑन होगा। तो चिप सेलेक्ट इज जस्ट लाइक ए क्लॉक। तो जिस डिवाइस के लिए आपका जो है इंस्ट्रक्शन ऑन होगा, इसका मतलब चिप सेलेक्ट हुआ, चिप सेलेक्ट ऑन होगा, तब उसके बाद आपका रजिस्टर सेलेक्ट के कॉम्बिनेशन के बेसिस पर पर्टिकुलर रजिस्टर सेलेक्ट होगा ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। RD एंड WR यू ऑलरेडी नो, रीड इनपुट आउटपुट रीड एंड इनपुट आउटपुट राइट ऑपरेशन के लिए दो पर्टिकुलर चैनल है। बफर्स ये बाई डायरेक्शनल एट डेटा बस से जुड़ा रहेगा। बफर इज द डेटा रेसिडेंट एरिया, टेम्पोररी डेटा जो है यहाँ पर बफर में स्टोर रहेगा। नाउ द राइट साइड ऑफ दिस इंटरफेस कंटेन्स 4 रजिस्टर। आउट ऑफ 4 रजिस्टर 2 इज द डेटा रजिस्टर। पोर्ट ए और पोर्ट बी आपका डेटा रजिस्टर है। देयर इज ए कंट्रोल रजिस्टर एंड स्टेटस रजिस्टर ऑल्सो। डायरेक्शन आप देख रहे होंगे, कंट्रोल रजिस्टर हमेशा इनपुट आउटपुट डिवाइस को कंट्रोल जाता है। स्टेटस आपका टुवर्ड्स CPU है, यानी कि आपका रजिस्टर जो है डिवाइस अपना स्टेटस रजिस्टर में मेंशन करता है। तो स्टेटस ऑफ द डिवाइस इज मेंटेन्ड बाय द स्टेटस रजिस्टर। Once the status is okay, then after the control signal is generated to the device. If the status is not okay, control register do not submit the control to the particular device. तो अगर स्टेटस आपका रेडी नहीं है तो प्रिंट इनिशिएट नहीं होगा, यानी कंट्रोल सिग्नल जनरेट नहीं होगा। पोर्ट ए और पोर्ट बी होल्ड्स द डेटा। अब यहाँ देखिए, चिप सेलेक्ट अगर आपका 0 है तो इसका कोई भी वैल्यू का कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा, यानी कि कोई भी रजिस्टर सेलेक्ट नहीं होगा। रजिस्टर कब सेलेक्ट होगा? जब चिप सेलेक्ट सबका ऑन है। दैट मींस इफ द डोर इज अनलॉक देन आफ्टर यू कैन एलोकेट इनसाइड द क्लासरूम। इफ द डोर इज लॉक्ड देन देयर इज नो ऑप्शन टू एलोकेट योरसेल्फ इनसाइड द क्लासरूम। तो अब इस क्लासरूम में आना है तो इस डोर को बोला जाएगा 3A या 3B। आपको बताया गया ये डोर अनलॉक है, आप जाइए उसमें बैठिए। आप यहाँ पर आए, डोर लॉक है, तो आप इन्फॉर्म करिएगा कि डोर इज नॉट लॉक्ड, वी कैन नॉट एलोकेट आवरसेल्फ इनसाइड द क्लासरूम। ठीक है ना? तो यहाँ पर भी है, जब चिप सेलेक्ट ऑन होगा, जिस डिवाइस का एड्रेस CPU भेजेगा वो डिवाइस अगर स्टेटस उसका ओके होगा तब कंट्रोल वो फॉलो करेगा, तब उसके बाद डेटा इन और डेटा आउट का बात होगा। यानी डेटा इन डेटा आउट तब तक नहीं होगा जब तक कि आपका चिप सेलेक्ट ऑफ रहेगा। तो प्रिंटर भी आपका कनेक्टेड है, उसमें पावर भी है, लेकिन वर्केबल नहीं है। जब उसको वर्क असाइन किया जाएगा, डिवाइस एड्रेस भेजा जाएगा, तब उसका स्टेटस चेक किया जाएगा। स्टेटस अगर ओके होगा तो प्रिंटिंग इनिशिएट हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर पहला क्राइटेरिया तो चिप सेलेक्ट सबका ऑन होना चाहिए, जो भी डिवाइस जिस इंटरफेस से जुड़ा है। अगर 00 है तो डेटा रजिस्टर पोर्ट ए यूज होगा एज ए डेटा होल्ड। 01 है तो पोर्ट बी, 10 है तो कंट्रोल रजिस्टर, और 11 है तो स्टेटस रजिस्टर। यानी पर्टिकुलर रजिस्टर सेलेक्ट का जो वैल्यू है उसके अकॉर्डिंगली आपका रजिस्टर सेलेक्ट होगा। तो दिस इज द स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर ऑफ द इनपुट आउटपुट इंटरफेस यूनिट। नाउ अब इसमें वही चीज को यहाँ डिस्क्राइब किया हुआ है कि इन द अबव ब्लॉक डायग्राम इनपुट आउटपुट इंटरफेस यूनिट इट कंसिस्ट ऑफ 2 डेटा रजिस्टर, दैट इज पोर्ट ए एंड पोर्ट बी, status register, control register, buffer register, and timing and control unit, all around in left section as well as in right section. So input output interface unit uses bidirectional bus to communicate with the CPU. अब ये bidirectional bus में आपका जो है अलग अलग ऑपरेशंस। सबसे पहले टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट। टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट में आपका चिप सेलेक्ट होता है। तो चिप सेलेक्ट आपका जो है ये इसका काम क्या है? चिप सेलेक्ट और 2 रजिस्टर सेलेक्ट है, इनपुट लाइन के रूप में यूज होता है। चिप सेलेक्ट जो है वो पर्टिकुलर इंटरफेस को सेलेक्ट करता है। ठीक है ना? तो चिप सेलेक्ट अगर ऑन होगा तो जिस इंटरफेस को सेलेक्ट किया है वो इंटरफेस को कमांड जनरेट होगा, क्योंकि ये इंटरफेस हम लोग एक इंटरफेस का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। अलग अलग इंटरफेस से आपका अलग अलग डिवाइस से जुड़ा हुआ है। तो जिस इंटरफेस के लिए चिप सेलेक्ट ऑन होगा उसी इंटरफेस को आपका कमांड कंट्रोल और जो भी आपका इंफॉर्मेशन डेटा है वो सेंड होगा।
RS1 या RS0 जो है ये आपका यूज होता है, इसका कॉम्बिनेशन पोर्ट यानी दोनों में से कोई एक डेटा रजिस्टर, कंट्रोल और स्टेटस रजिस्टर को यूज करने के लिए। यानी कि RS1 और RS0 का जो भी वैल्यू होगा वो आपका फिक्स करेगा कि आपका जो डेटा है, डेटा रजिस्टर यूज हो रहा है, स्टेटस रजिस्टर यूज हो रहा है या कंट्रोल रजिस्टर यूज किया जा रहा है अंडर टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट। पोर्ट ए बी एज इट इज, पोर्ट ए बी इज यूज एज ए डेटा रजिस्टर। तो किसी भी तरह का डेटा को इन बिटवीन डिवाइस, टू एंड फ्रॉम डिवाइस, सीपीयू और डिवाइस या डिवाइस टू सीपीयू अगर आपको यूज करना है तो बाई डायरेक्शनल डेटा बसेस आर यूज टू मूव द डेटा इन बिटवीन द सीपीयू एंड पेरिफेरल्स, इनपुट आउटपुट डिवाइस टू एंड फ्रॉम। कंट्रोल, किसी भी तरह का जो कंट्रोल आपका सीपीयू जनरेट कर रहा है वो चिप सेलेक्ट जिस इंटरफेस को सेलेक्ट किया उस इंटरफेस के थ्रू उस डिवाइस को भेजेगा कंट्रोल जिस डिवाइस से ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो कंट्रोल रजिस्टर का बेसिक रिस्पांसिबिलिटी क्या है कि इट इज यूज्ड टू द सीपीयू ट्रांसफर द कंट्रोल इंफॉर्मेशन इनटू द कंट्रोल रजिस्टर टू जनरेट फंक्शनिंग ऑफ एन इनपुट आउटपुट डिवाइस आफ्टर प्रॉपर स्टेटस ऑन। तो अगर स्टेटस ऑन, तो स्टेटस का इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलता है, तो दैट इज द स्टेटस रजिस्टर। तो एक बिट का इंफॉर्मेशन ये स्टेटस रजिस्टर उस डिवाइस का देता है जिस डिवाइस, जो डिवाइस उस इंटरफेस से कनेक्टेड है। तो दैट इज द होल about. Next we discuss the mode of data transfer under input output organization. We have topic mode of data transfer because यहाँ इसमें ज्यादा कुछ टॉपिक है नहीं इसलिए इसको आज डिस्कस किए। मोड ऑफ डेटा ट्रांसफर में मोर और लेस यू ऑलरेडी अवेयर अबाउट प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट एंड डीएमए। दो तरह का डेटा ट्रांसफर मोड है, प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट और डीएमए। तो प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट जो है वो तीन तरह से आपका फंक्शनिंग करता है, सिंक्रोनस, एसिंक्रोनस, इंटरप्ट ड्रिवन। अब ये क्या है कि मोड ऑफ डेटा ट्रांसफर वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द स्पीड ऑफ द डिवाइस एंड द सीपीयू। जैसे आप सीपीयू के स्पीड और प्राइमरी मेमोरी के स्पीड को मैनेज करने के लिए कैश मेमोरी यूज किए, तो यहाँ पर भी इंटरफेस प्ले दैट रोल। तो अब सिंक्रोनस, एसिंक्रोनस और इंटरप्ट ड्रिवन ये तीनों सीपीयू के प्रेजेंस में होने वाला डेटा ट्रांसफर है। डीएमए इज अकर इन एब्सेंस ऑफ सीपीयू। तो एब्सेंस ऑफ सीपीयू इसका मतलब है कि प्रोसेसिंग का रोल कोई और प्ले कर रहा होगा। तो डीएमए एज पर द नेम इज कंसर्न डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। तो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस में देयर इज नो रोल प्ले बाय द सीपीयू एंड द एक्सेशन इज आल्सो फास्ट। तो मेमोरी से पेरिफेरल और पेरिफेरल से मेमोरी में, यानी हार्ड डिस्क से आप पेन ड्राइव में ले रहे हैं डेटा, पेन ड्राइव से हार्ड डिस्क में डेटा दे रहे हैं, तो यहाँ पर किसी भी प्रोसेसर का कोई रोल नहीं है, वहां डीएमए कंट्रोलर काम करता है। लेकिन डीएमए कंट्रोलर को भी सिस्टम बसेस चाहिए, क्योंकि ये डेटा मूवमेंट जो हो रहा है ये डेटा मूवमेंट तो उसी बसेस के थ्रू होगा जो अंडर कंट्रोल ऑफ सीपीयू है। तो डीएमए सेशन के लिए आपका हायर किया जाता है, हायर मतलब कि फॉर टाइम बीइंग, हाँ, सीपीयू रिलीजेस द सिस्टम बसेस टू द डीएमए कंट्रोलर एंड वंस द सिस्टम बसेस रिलीज्ड बाय द सीपीयू टू द डीएमए कंट्रोलर then only the direct memory access operation is initiated inside the computer. तो सिंक्रोनस का मतलब हुआ कि जब डिवाइसेस का स्पीड और प्रोसेसर का स्पीड सेम हो, तो ऐसा बहुत रेयर चांस होता है कि आपका ऐसा कोई डिवाइस हो जिसका प्रोसेसर का स्पीड से मैच करता हो। तो ये भी आपका फिजिबल नहीं है सिंक्रोनस वन। एसिंक्रोनस जब गैप हो, मैच नहीं करता हो, आपका प्रोसेसर का स्पीड ज्यादा हो और डिवाइस का स्पीड कम हो। अब इसमें दिक्कत क्या है, इसमें जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में कॉन्वॉय इफेक्ट या स्टारवेशन पढ़े, तो यहाँ पर स्टारवेशन होने का चांस ज्यादा है। क्यों? क्योंकि अगर कोई बड़ा प्रोसेस लंबे समय तक कोई सिस्टम रिसोर्स को रिलीज नहीं कर रहा है, तो छोटा प्रोसेस को बहुत समय तक वेट करना पड़ेगा। तो ये भी फिजिबल नहीं था। तो उसके बाद कॉन्सेप्ट लाया गया इंटरप्ट ड्रिवन। इंटरप्ट ड्रिवन में क्या किया गया कि अगर कोई लंबे समय तक कोई ट्रांसफरिंग हो रहा है, तो उसको हम लोग, अगर रिसोर्स उसको अवेलेबल नहीं हो रहा है, तो उस केस में हम उसको थोड़ी देर के लिए रोक देंगे, यानी वेटिंग स्टेट में भेजेंगे, दूसरे प्रोसेस को हम ले लेंगे। तो इंटरप्ट ड्रिवन भी प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट था, जो आप बोल सकते हैं कि सिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस का एक तरह से सोल्यूशन। लेकिन इसमें सीपीयू का रोल था। डीए में यही दो डेटा ट्रांसफर पढ़ना है हम लोग को, मोड ऑफ डेटा ट्रांसफर अंडर इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन। तो प्रोग्राम इनपुट आउटपुट में सिंक्रोनस, एसिंक्रोनस एंड इंटरप्ट ड्रिवन।
डीएमए को पढ़ना हम लोग को। इसमें डीएमए कंट्रोलर भी का क्या रोल है, डीएमए कंट्रोलर कैसे काम करता है, कैसे रिक्वेस्ट लेता है, कैसे ग्रांट इसको सीपीयू परफॉर्म करता है, ये हम लोग को डिटेल्स में इसको देखना है। तो यू जस्ट गो थ्रू दिस प्रोग्राम मोड ऑफ डेटा ट्रांसफर। जो अर्लियर जो इसके पहले जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसमें पीसीआई हम लोग को डिस्कस करना है, क्योंकि शिफ्ट कंट्रोल तक मोस्ट प्रोबेबली पहले भी एक बार डिस्कस किए थे। तो उसमें पीसीआई प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस, बट फर्स्ट आई विल कंप्लीट दिस मोड ऑफ डेटा ट्रांसफर and then that particular section. So any doubts related to the input output organization you have before the topic mode of data transfer, then you can raise. तो स्टारवेशन क्या होता है, एक बार फिर से बता दीजिए। स्टारवेशन क्या होता है? स्टारवेशन का मतलब जो मीनिंग है, मतलब कि लंबे समय तक आप किसी पर्पस को पूरा होने तक के लिए वेट कर रहे हैं, ठीक है ना। स्टारवेशन का सेंस यहाँ ये है, लंबे समय तक वेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपका रिसोर्स जो है वो अवेलेबल नहीं है। क्यों नहीं अवेलेबल है? क्योंकि रिसोर्स जो है ड्यू टू इनकम्प्लीटनेस और एनी रीजन आपका प्रोसेस उसको रिलीज नहीं कर पा रहा है, या प्रोसेस को रिसोर्स नहीं मिल पा रहा है। हो सकता है कि प्रोसेस कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो, या किसी तरह का कोई इनकम्प्लीटनेस हो, अपूर्णता हो, डेटा इनएडिक्वेसी हो। तो दोनों कैटेगरी को बेसिकली ऐसे कैटेगराइज कर दीजिए कि दो तरह से मोड ऑफ डेटा ट्रांसफर होगा, एक इन एब्सेंस ऑफ सीपीयू, एक एब्सेंस ऑफ इन प्रेजेंस ऑफ सीपीयू। तो प्रेजेंस ऑफ सीपीयू में प्रोग्राम इनपुट आउटपुट मोड ऑफ डेटा ट्रांसफर यूज होगा, और एब्सेंस ऑफ सीपीयू में डीएमए यूज होगा, ठीक है ना।